सामने उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले जिनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। विद्या निवास मिश्र जी की स्मृति को नमन करते हुए मंच पर आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय नीरजा माधव जी, वरिष्ठ रामजी तिवारी जी, आदरणीय सिद्धानंद जी, शशिकला पांडे जी, विजयेंद्र पांडे जी और सामने कई सारे वरिष्ठ लेखक और चिंतक और साथी बैठे हुए हैं। सबको प्रणाम करते हुए जो विषय मुझे दिया गया है मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, बहुत विस्तार से नहीं रखूंगा। इसमें एक खास बात यह है कि रामकथाओं पे थोड़ा सा काम करने का अवसर मुझे मिला, भारतीय भाषाओं में रामकथा, और उसमें मैंने संस्कृत साहित्य में रामकथा पर काम किया। और फिर विद्या निवास जी को जिस तरह से मैंने पढ़ा और तमाम सारे आलोचकों को जिस तरह से पढ़ा, चिंतकों को, रामकथा के बारे में एक समझ विकसित हुई यह कि रामकथा का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति को जानने के लिए रामकथा को जानना जरूरी है, जिस तरह भारतीय भूगोल को जानने के लिए जीटी रोड को जानना जरूरी है। तो ये दो संदर्भ इस तरह से बनते हैं और रामकथा के बारे में तरह तरह के आपको संदर्भ मिलेंगे। लेकिन जब चिंतकों के बारे में बातचीत हम करते हैं, बड़े आलोचकों के बारे में बातचीत करते हैं, तो भारतीय संस्कृति के बारे में जब बातचीत होती है तो उसमें मुझे लगता है कि जो ये भारतीय संस्कृति की बहुलता है, जिसे तरह तरह की जो संस्कृतियां मिलकर भारतीय संस्कृति का जो निर्माण होता है, उसमें रामकथा को आप एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। रामकथा का मतलब यह है कि जिसमें मुझे जिस किताब को पढ़कर मैं सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ रामकथा को जानने और समझने के लिए, वो है कामिल बुल्के की रामकथा। आप जानते हैं कि इसके पहले रामकथाओं पर बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन शोध कोष के संदर्भ में अगर आप बातचीत करें तो कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह से रिसर्च किया उन्होंने रामकथा पर, और लगभग 300 रामायणों के बारे में उन्होंने लिखा, और वो पुस्तक प्रकाशित भी है लोक भारती प्रकाशन से। और 300 रामायणों के बारे में जब बातचीत करते हुए उन्होंने लिखा तो ये बताने की कोशिश की उन्होंने उस पुस्तक में, अपने शोध में, कि भारत की जितनी तरह की भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में रामकथाएं लिखी गई। आप समझ सकते हैं जिसमें तमिल संस्कृति, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भाषाओं में रामकथाएं लिखी गई हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की तमाम सारी भाषाओं में रामकथाएं लिखी गई हैं, पूर्वोत्तर भाषा में रामकथाएं लिखी गई हैं, और हिंदी और उसकी जनपदी भाषाएं जिसे हम कहते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी बहुत सारी जनपदी भाषाओं से मिलकर बनती है, उसमें भी बहुत सारी रामकथाएं, बोलियों में जो रामकथाएं हैं। हिंदी का विकास जहाँ से होता है, अपभ्रंश अवहट्ट से लेकर विमल सूत्र से लेकर स्वयंभू से लेकर पूरी श्रृंखला आपके सामने आती है। उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में रामकथाएं हैं, अवधि में रामकथा है, और फिर खड़ी बोली में रामकथा का पूरा एक विधान आपके सामने आता है। इन सारे संदर्भों के बीच में रामकथा पर जब बातचीत होती है तो मुझे लगता है कि जब हम विद्या निवास मिश्र जी की बातचीत करते हैं तो मुझे कुछ आलोचकों की श्रेणी जो नजर आती है, जिसमें मैंने कामिल बुल्के का नाम लिया आपके सामने। ग्रियर्सन ने भी रामकथा पर काम किया है तुलसीदास के हवाले से, और इसके साथ साथ जो लोक में राम की व्याप्ति है, भारतीय संस्कृति का जो लोक है उसमें जो राम की व्याप्ति है, उसमें जिन लोगों ने काम किया है उसमें विश्वनाथ त्रिपाठी से लेकर विद्या निवास मिश्र सबका नाम मैं ले सकता हूँ। और जब विद्या निवास मिश्र के बारे में बातचीत होती है, उनकी दृष्टि में रामकथा को वो कैसे देखते हैं, मैं उसी पर थोड़ा कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और कुछ उदाहरण के हवाले से बातचीत रखूंगा। अभी विजयेंद्र जी ने बहुत सारे निबंधों का जिक्र किया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से लेकर, और बहुत सारे संदर्भों को लेकर बातचीत की जा सकती है। कुछ प्रश्न मेरे सामने आते हैं, वहां से मैं अपनी बात कुछ रखूंगा। एक तो ये कि जब भी रामकथा की बातचीत होती है तो राम के चरित्र को लेकर जो बातचीत होती है, राम के आदर्श व्यक्तित्व को लेकर जो बातचीत होती है, उन सारे संदर्भों के बीच में जो प्रश्न उठाए जाते हैं, जो लोक प्रश्न उठाता है राम को लेकर, क्योंकि हम सब खासकर मेरा अपना संबंध अवध और ये जो भोजपुरी संस्कृति है इससे आता है, और लोक में राम की व्याप्ति इस तरह से है कि
राम को आदर्श भी माना जाता है और राम से सबसे ज्यादा प्रश्न भी किए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रश्न लोक में राम से जिस तरह से होते हैं, जो लोकगीतों में जिस तरह से चीजें आती हैं, उन सारे दायरों को देखते हुए विद्यानिवास मिश्र जी ने राम कथा पर बातचीत की। मैं उनके एक निबंध से बात शुरू करता हूं जिसमें वो भारत को एक देश नहीं एक बड़ा परिवार मानते हैं, और उस बड़े परिवार में जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उन विविधताओं को लेकर जब आप बातचीत करेंगे तब राम कथा में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, उस हवाले से बातचीत रखता हूं मैं कि भारत की जब हम सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं तो यह स्मरण रखना चाहिए कि एक रास्ता या एक रूपता की बात हम नहीं करते। जैसे हर प्रकार के उत्सव के अनुरूप अलग अलग लय होती है, कोई हल्की, कोई भारी, कोई मंद्र, कोई क्षिप्र। जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी भूमिका होती है, मचलने की, रूठने की, प्यार करने की, वैसे ही हिंदुस्तान की प्रादेशिक उप संस्कृतियों, कलात्मक शैलियों, नागर द्रविड़ और रीतियों की अपनी अलग अलग लय और सौंदर्य है। कहीं भी एक रूपता नहीं है। एक रूपता अगर हो जाए तो परिवार न रह जाए। आप ध्यान रखिएगा, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि विद्यानिवास मिश्र जी एक रूपता की बात नहीं करती है। जो बहुरूपता है भारतीय संस्कृति की, इस बहुरूपता में जो एक दूसरे के साथ, आप ध्यान रखिएगा, इसमें द्रविड़ शैली की बात करते हैं, वो नागर शैली की बात करते हैं, बेसर शैली की बात करते हैं, भारत की सांस्कृतिक विविधताओं की बातचीत करते हैं और एक परिवार के रूप में जो इकाई बनाते हैं। ये मुझे लगता है राम कथा को देखने की उनकी एक दृष्टि बनती है यहाँ से। और ये जो निबंध है भारत एक देश नहीं एक बड़ा परिवार है। हमारे समय में जब हम राम कथा के बारे में बातचीत करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम कथा के मायने एक रूपीय मायने हमारे समय में होते जा रहे हैं। जिसे राम कथा की संस्कृति की विकृति जिसे कहते हैं वो ज्यादा हमारे समय में दिखाई देती है। असल में जो बहुरूपता है, लोक से लेकर भारतीय समाज से लेकर कलाओं में और साहित्य में और विविधता के साथ, इसके पक्षधर है विद्यानिवास मिश्र जी और यहाँ से वो प्रवेश करते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जब इसकी बातचीत होती है तो हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैन रामायण और बौद्ध रामायण से शुरू करके अगर आप बातचीत करें तो तमिल में कंब रामायण, उड़िया में बलराम दास का रामायण, मराठी में भावार्थ रामायण, कन्नड़ में तोरवे रामायण, मलयालम में रामचरितम, तेलुगु में द्विपद रामायण, इसके अलावा अनगिनत रामायण है। इन सारे रामायणों में जो राम कथाएं हैं वो अपनी वहां की स्थानीय संस्कृतियों के साथ अपनी बात रखती हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मुझे जो लगता है दयानिधि मिश्र जी ने एक किताब का संपादन किया है विद्यानिवास मिश्र जी के राम कथा संबंधी चिंतन को लेकर, जन जन के राम। और जन के राम कौन बन सकता है, जन जन के राम की व्याप्ति कैसे बन सकती है, उसके संदर्भ में जब बातचीत करते हैं तो लोक की तरफ हो जाते हैं। और लोक में जो लोक की व्याप्ति के संदर्भ में जब वो बातचीत करते हैं तो ध्यान रखिएगा उनके ऊपर 3 लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा है जिनको ज्यादा कोट करते हैं। एक तो वाल्मीकि के रामायण को लेते हैं वो, दूसरे भवभूत के रामायण को, भवभूत का जो उत्तर रामचरितम है उसको वो लेते हैं, तीसरे वो जो लेते हैं उनके ऊपर जो प्रभाव है वो कामिल मुल्के का भी प्रभाव है, कामिल मुल्के के चिंतन को जो विविधता के संदर्भ को लेते हैं वो ये। और चौथे सबसे ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर अगर किसी का है तो तुलसी के रामचरितमानस का, तुलसी की राम संबंधी दृष्टि का। इन सब के बीच में जो आधुनिक समय में अपने समय में जब राम कथा को सिरजते हैं, देखते हैं, उसके संदर्भों के बारे में बातचीत करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक तरह से एक व्यापक संदर्भ के साथ राम कथा को हमारे सामने वो रखते हैं। और इन संदर्भों के बीच में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि राम कथा की इन्हीं संदर्भों में कविता में जो राम की व्याप्ति है उसमें जो प्राकृत अपभ्रंश से लेते हुए बाद के दौर में अगर आप जाएं मध्यकाल में कबीर के यहाँ राम आते हैं, रैदास के यहाँ राम आते हैं, तुलसी के यहाँ राम आते हैं, नजीर अकबराबादी के यहाँ राम आते हैं। और इस पूरी परंपरा में आधुनिक कविता में अगर आप बातचीत करें मैथिली शरणगुप्त से लेकर निराला से लेकर नरेश मेहता तक, यहाँ राम के बहुत सारे रूप आपके सामने आते हैं। इन सारे चिंतन के बीच में विद्यानिवास मिश्र जी भी राम को रचते हैं अपनी तरह से। और ये सत्य कह सकते हैं भगवान सिंह के शब्दों में कि सबके अपने अपने राम हैं। और उन राम कथा की इस विस्तार के साथ जब बातचीत करते हैं विद्यानिवास जी तो कहते हैं राम कथा एक जादू की तरह है। और वो जादू जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी
पट्टी के लोग हैं या हिंदी समुदाय के लोग हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को प्रभावित नहीं करता। वो सारे धर्म को कैसे प्रभावित करता। अब इस सारे संदर्भों के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो वो लिखते हैं कि राम को सोचना एक जादू है। यह जादू हिंदू पर भी चलता है, तो ऐसी बात नहीं है कि यह पक्के कैथोलिक कामिल बुल्के और पक्के ईसाई ग्रियर्सन पर चलता है। मलेशिया इंडोनेशिया के मुसलमान पर चलता है, थाई लाओस के बौद्ध पर चलता है। राम को मंत्र तभी कोई देता है जब भीतर की सच्चाई उसे कचोटती है। गांधी की सच्चाई के लिए चले तो उन्हें राम के अवलंबन भी सबसे भरोसे का अवलंबन लगा। तो ये विद्यानिवास जी कहते हैं। तो उनका कहना ये है, इन संदर्भों के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो आप देखें कि राम कथा की जो विविधता है, उन सारी विविधताओं के संदर्भ में वो बातचीत करते हुए हमारे सामने आते हैं। और वो जब ये संदर्भ आता है कि जन के बीच में राम कैसे बसते हैं, तो जन जन के बीच में राम के बसने की आहट उनके चिंतन में कैसे आती है, इस पर वो बहुत सुंदर तर्क देते हैं और कहते हैं कि रामचरित की उदात्त मानवीयता, पिता के प्रतिज्ञा की रक्षा, एक पत्नी व्रत, ऋषियों के प्रति आदर, भाई प्रेम, निषाद कोल की रातों के साथ आत्मीयता, वानर रीछ और पक्षियों के साथ आत्मीयता और आत्मविश्वास, वीरता के साथ सौम्यता, राजगद्दी त्याग कर साधारणता के साथ वनवासी राम का जो स्वरूप है वह लोक में ज्यादा व्याप्त है। और बातचीत करते समय राम कथा के संदर्भ में विद्यानिवास जी बार बार इसकी तरफ इशारा करते हैं कि जन में सबसे ज्यादा जो व्याप्त स्वरूप है वह वनवासी राम का। और इन सारे संदर्भों के बीच में आप ध्यान रखिए, तो मुझे जो लगता है कि राम कथा के संदर्भ में विद्यानिवास जी जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो वनवासी राम है जिन्हें सत्ता से कोई लोभ नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, उस धर्म और संस्कृति के संदर्भ में बातचीत करते हैं। और ये कहते हुए वो लिखते हैं, एक जगह बहुत खूबसूरत बात है कि राम दूसरे आदमियों से इस मायने में भिन्न है कि दूसरे आदमी विपत्तियों में देवता की गुहार लगाते हैं, राम की गुहार देवता लगाते हैं। राम ऐसे लोगों को अपने साथ लेते हैं जिनको लोग दीनहीन मान बैठे हैं, इसलिए राम से साधारण आदमियों का लगाव है। ये वो अपने निबंध में एक जगह लिखते हैं। मेरा ये कहना है कि साधारण आदमी का मतलब आप ध्यान रखिए कि वानरों से, कोल की रातों से, पशु पक्षियों से जो उनका अपना लगाव है, उसमें सिर्फ लगाव नहीं है, उसमें विश्वास कैसे पैदा करते हैं। और ये जो विश्वास है, यही विश्वास वो वर्तमान समय में मिश्र जी का ये कहना है कि जन के बीच में जो राम की व्याप्ति है वो सबसे ज्यादा इसकी व्याप्ति है। एक संदर्भ तो ये है, बहुत सारे संदर्भ में बस कुछ संदर्भों से ही बातचीत आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, एक और चीज बनती है कि जब आप विद्यानिवास मिश्र के चिंतन को पढ़ेंगे तो एक तरफ वह महाभारत के चिंतन से निर्मिति उसकी होती है, दूसरी तरफ राम कथा से उसकी निर्मिति होती है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो लोकतंत्रीय संरचना है भारत की, जिसमें भारत में जो समाजवाद की या लोकतांत्रिक चेतना की जो पूरी संरचना आपको दिखाई देती है, जिसमें राम मनोहर लोहिया राम कथा को देखते हैं, महाभारत को राम देखते हैं राम मनोहर लोहिया, उस चिंतन में उसको विकसित करने का काम अगर आप बहुत गहराई और सूक्ष्मता से विचार करें तो राम आपको विद्यानिवास मिश्र जी के यहाँ नजर आता है। विद्यानिवास मिश्र जी जब इस पे लिखते हैं तो लिखते समय उस भावुकता की तरफ नहीं जाते, उस बौद्धिक चेतना की तरफ जाते हैं, उस आदर्श की तरफ जाते हैं, लोक के उस रूप की तरफ जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो हिंदी हमारा प्रदेश है, खासकर जहाँ भोजपुरी और अवधी इलाके के बारे में बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा आलोचना और प्रेम करने वाले इसी अवधी और भोजपुरी के इलाके के लोग मिलेंगे। आपको कजरी में राम मिलेंगे, आपको चैती में राम मिलेंगे, आपको फाग में राम मिलेंगे, आपको तमाम सारी लोक कथाओं में राम मिलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा के चलते राम नहीं मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसमें जब बातचीत वो करते हैं तो वो लिखते हैं कि राम को बेईमान भी कहती हैं औरतें अपने लोकगीतों में, और बाकायदा डगे की चोट पर वो गीत इस तरह से लिखे गए हैं। मैथिली के बारे में जब बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि मैथिली में सीता को नायकत्व दिया गया है, राम को नायकत्व नहीं दिया गया। लोक में दो तरह की बातें उसमें आती हैं। तो अयोध्या के जो वासी, अयोध्या से जुड़ी हुई जो राम कथाएं हैं, जो लोकगीत हैं, वहां बाकायदा राम को उस तरह की स्वीकृति नहीं मिलती।
वो एक आलोचनात्मक तेवर के साथ वहां कैसे स्वीकृति दी गई। तो इस पर टिप्पणी उनकी बड़ी खूबसूरत है कि आप ध्यान रखिएगा कि इससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, शिकायत करने का मौका उसी से लेते हैं। तो राम को ऐसे चरित्र के रूप में इस अवधि और भोजपुरी संस्कृति ने रचा, जिसके बारे में मिश्र जी बार बार इशारा करते हैं। और वो इशारा करते हुए इन सारे संदर्भों के बारे में बातचीत करते हुए लोक में, आप ध्यान रखिएगा कि लोक बहुत सरल नहीं होता, लोक को समझना सरल नहीं होता जन को। तो ये जो लोक की संस्कृति है, इस संस्कृति के इस पूरे ताने बाने को बहुत गहराई से मिश्र जी समझते हैं और उसके साथ लोक कथाओं से, लोकगीतों से और राम कथा की पूरी परंपरा से उसको ले आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैथिली में आपको राम कहीं नायक के रूप में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सीता वहां से आती है। सीता कैसे किस तरह से जीवन के कष्टों को झेलती है, तो एक जो स्वरूप संस्कृति का बनता है वो वहां से आपको नजर आएगा। इन सारे संदर्भों के बीच में राम कथा को आप पढ़ें तो सीरीज की याद आई। एक निबंध है, उसमें लिखते हैं मिश्र जी कि राम होने का अर्थ जीवन में विश्वासी होना है, राम होने का अर्थ जीवन में सहज विश्वासी होना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विश्वास है इन सारे संदर्भों की तरफ बार बार इशारा करते हैं मिश्र जी। और इन संदर्भों के बारे में जब वो इशारा करते हैं तो विस्तार के साथ लिखते हैं। और राम कथा की राममय संस्कृति नाम का एक निबंध उनका है, राम कथा के मिति जगत नाही, उस निबंध में बात करते हैं और लिखते हैं कि राम कोई एक निश्चित देश काल में बने चरित्र नहीं है, और ऐसे चरित्र हैं जो कोटि कोटि कल्पों में घटित कोटि कोटि चरित्रों में झर रहा है। तुलसी की राम कथा अतीत की गाथा नहीं है, उस कथा में शरीर व्यक्ति का अनुभव है जो कथा कहता है और स्वयं उसमें शामिल होता है। ये इन संदर्भों के बीच में ये सारे वक्तव्य मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये वक्तव्य मिश्र जी के हैं जिनके हवाले से राम कथा को जानने का मतलब लोक में जो राम की व्याप्ति है उसको जाने। बस एक अंतिम बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। कहना ये चाहता हूँ कि एक तरफ राम कथा को पढ़ने का एक तरीका इतिहास में आप जानते हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रियर्सन से शुरू करें आप, जो एक विक्टोरियन नैतिकता के दायरे से ग्रियर्सन जिसकी व्याख्या करते हैं, जिसको आर्यानुमोदित चेतना के साथ रामचंद्र शुक्ल जिसकी व्याख्या करते हैं, कामिल बुलके जब उसमें प्रवेश करते हैं तो 300 रामायणों की खोज करते हैं। और उन 300 रामायणों के बाद लोक में इतने सारे रामायण हैं। आप जानते हैं कि लोक में उत्तर आधुनिक समय में जो लोक की व्याख्या अगर हम करें तो जिसमें कहा यह जाता है कि मेगा नैरेटिव्स के साथ साथ छोटे छोटे नैरेटिव्स का भी अपना महत्व है। एक दोहा भी राम कथा में शामिल हो सकती है, एक राम कथा हो सकती है, एक गीत राम कथा हो सकता है। ऐसे में इस बीच में मैं आपको रिसर्च ओरिएंटेड बात बताना चाहता हूँ कि कम से कम हजारों गीतों का संकलन हुआ है जिसमें राम की अपनी छवि दिखाई देती है। रावण को भी देखने का एक नया नजरिया आपको इस बीच राम कथाओं में मिलेगा। और मिश्र जी के लेखन में राम और रावण दोनों को बहुत गहराई से समझा गया है उन सारे संदर्भों के बीच में। एक और खास बात, आप जानते हैं कि जब राम कथाओं के बारे में बातचीत हुई 300 रामायणों को आधार बनाकर ए.के. रामानुजन ने जब 3 थॉट्स ऑफ रामायणास पर एक निबंध लिखा और उस निबंध में उन्होंने बहुत विस्तार से सबकी चर्चा की, तो उस निबंध का भी विरोध हुआ। ये सारे संदर्भ भी देखते हुए अगर आप भारतीय संस्कृति की बहुलतावादी संस्कृति के बारे में बातचीत करें तो आदिवासी राम वही खाएंगे जो आदिवासी खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब की तरफ इशारा करते हैं कि सबके अपने अपने राम हैं और राम का चरित्र निर्मित किया है लोगों ने, जन ने कैसे निर्मित किया है। तो ये निर्माण की पूरी प्रक्रिया के साथ जब बातचीत करें तो उसमें आप अपने राम को दूसरे राम में आरोपित नहीं कर सकते, और ये जो आरोपण की प्रक्रिया है ये खतरनाक है। मैं बस एक बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि राम कथा को आप छोड़ दें कि जन के बीच में जो व्याप्ति है उसका विकृतीकरण कैसे हो रहा है उत्तर समय में। हमारे समय में जो विकृति है इसके खिलाफ थे। विद्यानिवास मिश्र का पूरा लेखन बहुत लोकतांत्रिक चेतना से जुड़ा हुआ है, बहुलतावादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे बताया कि राम एक नहीं अनेक है, अनेक रूपता है राम के पूरे बोध में, और ये जो अनेक रूपता है सबके अपने अपने बोध के साथ राम को निर्मित करने की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक चेतना के साथ उसे देखने की जरूरत है। मसलन कि आप देखें कि राम का एक पूरा व्यक्तित्व जिस तरह से उभरता है जिसमें ममता और करुणा आती है। आप याद करें निराला की वो पंक्तियां जिसमें जब किस तरह से विस्तार अपना रूप धारण करते हैं
हनुमान तो उनकी माँ उनके सामने आती है कि बचपन में तुम्हारी कारगुजारियों के चलते अभी भी मुझे इतना सुनना पड़ता है, और फिर तुमने वही रूप धारण कर लिया। उसका मतलब ये कि एक राम दरबार का चित्र आप देखते होंगे, उस दरबार में राम के चेहरे में जो स्मित मुस्कान और जो चेहरे में आभा उनके दिखाई देती है, जो ममता दिखाई देती है, जो मर्म दिखाई देता है, वो लगभग हमारे समय के राम से गायब है। दूसरी तरफ हनुमान का चित्र अगर आप विकृतियों में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसमें हनुमान को सदैव विनय का रूप दिखाया गया। प्रबोधन की स्थितियां तब आती हैं जब उनके अंदर चेतना उनको बताई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो प्रबोध का बड़ा सकारात्मक रूप अभिव्यंजना है पूरी राम कथा में, जिसका रूप रचते हैं निराला, जिस पर लिखा है मिश्र जी ने बहुत विस्तार से, निराला राम की शक्ति पूजा में उसको रचते हैं, जिसमें करुणा बहुत महत्वपूर्ण है। और वही करुणा कि जिसमें आशा भर है सीता के हृदय में कि रावण का संवर जरूर होगा, उसी करुणा से वो अपना विशालकाय रूप धारण करते हैं। इस करुणा को समझने की जरूरत है, जो हमारे समय के राम में वो हनुमान में वो करुणा कैसे गायब सी आपको दिखाई देती है। आप देखते होंगे कि आधे हनुमान का चित्र, गाड़ियों के पीछे जो रौद्र हनुमान का चित्र है, राम का जो रौद्र रूप आपको दिखाई देता है, मिश्र जी के राम ये नहीं है। विद्यानिवास मिश्र इस तरह के राम के बारे में बात नहीं करते। रौद्र का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ धनुष ताने हुए। करुणा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उस करुणा से और उस विनम्रता से जो शक्ति को संजोने की क्षमता रखता है, जो विविधताओं को स्वीकार करने की क्षमता रखता है, वही लोक में व्याप्त हो सकता है। जन्म के राम वही हैं जिनसे शिकायत भी होती है और जिनको अपने विषम परिस्थितियों में याद भी रखा जाता है। और हर व्यक्ति, किसान से लेकर आप देखिए कि हमारे पूरे लोकगीतों में रामा हो का टेर चलता है, हे राम का टेर चलता है, राम का टेर चलता है। तो राम वहाँ कैसे एक संवेदनशील चेतना के साथ आते हैं, जो उस किसान के संगत में भी बैठते हैं, उस कीर्तन में भी बैठते हैं, और वहाँ किसी का फर्क नहीं है हिंदू मुस्लिम का, किसी भी जात का फर्क नहीं, किसी ऊंच नीच का फर्क वहां नहीं आता। इसलिए राम की जन जन में व्याप्ति यही है। तो जन जन के राम के बारे में जब आप बातचीत करते हैं तो विद्यानिवास मिश्र, मुझे लगता है राम के उस स्वरूप पर बातचीत करते हैं। और सांस्कृतिक रूप से जो विविधता है, जो लोक की विविधता है, उस पर अगर आप बातचीत करें, जिसकी तरफ इशारा करते हैं विद्यानिवास मिश्र। मैं बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, मैं उस उदाहरण को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस चेतना को समझने की आज के समय में बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सबका।